आओ बच्चों, आज हम सब मिलकर इस प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। तो मनुष्य तथा पशुओं के विविध कार्यों से पैदा हुए जैव भार के अवशेष तथा उत्सर्जित जैव भारों से जैव ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है तथा मानव मलमूत्र, पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। कुल मिला के मानव और पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका एक उपकरण में इसको एकत्रित करके या उनको संयंत्रित करके आप किसका निर्माण कर सकते हो? बायोगैस का निर्माण कर सकते हो, यानी उसका जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। तो आपने देखा मनुष्य और पशुओं के विविध कार्यों से पैदा हुए अवशेष यानी कि उनके अपशिष्ट पदार्थ व उनके उत्सर्जित जैव भारों से ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो मानव और जो पशु के अपशिष्ट पदार्थ है उनसे ही हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होती है और उसके लिए जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम बायोगैस संयंत्र का नाम देते हैं। तो गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके अपशिष्ट जैव भार को मिथेनोजेनिक जीवाणु द्वारा, उदाहरण जैसे मेथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनोक्सी विघटन से प्राप्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर इसको समझें तो गोबर गैस से हमें जो है गोबर गैस है उसको हम बायोगैस कहते हैं। उसमें जो जीवाणु है, मेथेनोजन जीवाणु है, उनको अवायवीय शोषण क्रिया कराई जाती है या वह जीवाणु अवायवीय शोषण क्रिया करते हैं और उसके द्वारा ही आप देखते हैं कौन सी गैस का निर्माण होता है? बायोगैस का। अवायवीय बोले या अनोक्सी शोषण बोले, बात एक ही है। दोनों क्रियाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, एक ही नाम है। तो जो मेथेनोजेनिक जो ये जीवाणु है यह अवायवीय शोषण करते हैं और बायोगैस का निर्माण करते हैं। इससे होने वाली जैव गैस में मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है। यानी कि मीथेन, जब इस गैस का निर्माण होता है तो इसमें मीथेन की क्या पाई जाती है? प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जंतुओं के अपशिष्ट जैव भार के सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा होती है। यानी कि जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उसमें सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके पाचन से जीवाणु मीथेन गैस का उत्पन्न करते हैं। और इस सेलुलोज के जो पाचन होता है, इसके पाचन से ही जीवाणु कौन सी गैस का उत्पन्न करते हैं? मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है। गोबर से जो है वह गोबर गैस जो बनाई जाती है वह जैव गैस संयंत्र के माध्यम से बनाई जाती है और जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब इस बायोगैस संयंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो जैव गैस या बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। इनलेट या स्लरी मिक्सिंग टैंक, इसी टैंक में गोबर को या जल को साथ मिलाकर पाइप के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे कि बता रखा, ये वाला टैंक जो है ये पहले नंबर का टैंक है आपके, जिसको हम डाइजेस्टर टैंक भी कहते हैं। इसमें गोबर को मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हमने बता रखा है कि इसको स्लरी मिक्सिंग टैंक, यानी कि इसी टैंक में गोबर और जल को मिलाया जाता है। जो ये इनलेट टैंक है इसी में आप सबसे पहले टैंक में गोबर और जल को एक साथ मिलाते हैं। कौन सा है देखते हैं एक बार। इनलेट है ना, सॉरी ये वाला टैंक है गोबर और जल को मिलाने वाला, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा डाइजेस्टर टैंक में। तो पहला टैंक आपके कौन सा है? यह वाला, जिसको हम बोलते हैं गोबर जल यानी कि इनलेट टैंक। और इसी में सबसे पहले वाटर और आप देख सकते हैं जल और गोबर को एक साथ मिलाया जाता है। दूसरे नंबर का टैंक होता है वह होता है डाइजेस्टर, जो इसके बाद है। जैसे मैंने बताया था अभी कि यहाँ से ये जो दूसरे नंबर का टैंक आएगा ये कौन सा टैंक होता है? डाइजेस्टर टैंक। इसमें क्या होता है समझते हैं। जहाँ विभिन्न तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो गोबर और गैस वो अवायवीय जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा विभिन्न क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह अंशतः या पूर्णतः कैसे होता है? भूमिगत होता है। यह सामान्यतः 12-15 फीट गहरा बेलनाकार आकृति का होता है। ईंट और गारे का बना होता है। ये जो टैंक होता है यह चारों ओर से ये टैंक काय का बना होता है? ईंट या गारे से मिलकर बना होता है। यह टैंक कैसा होता है? वायुरोधी होता है।
जिसके ऊपर गैस के आउटलेट तथा स्लज को हटाने के लिए धातु का एक तैरता हुआ गैस होल्डर उपस्थित होता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, ये गैस होल्डर होता है, ये वाला इसको स्लज को, इसके जो अपशिष्ट है उसको हटाने के लिए ऊपर तैरता हुआ एक क्या पाया जाता है, गैस होल्डर पाया जाता है। और जहाँ जटिल कार्बनिक अपशिष्ट सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, इसमें मेथेनोजन जीवाणु पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवीय पाचन के घटकों पर कार्य करते हैं और मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो आपके गैस होल्डर है, इस गैस होल्डर में जो आपके जो कठिन जटिल पदार्थ है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जटिल पदार्थ है, तो ये जटिल पदार्थ आपके किस में बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। और सरल पदार्थ में बदलकर यहाँ पर ही आपके जो होते हैं मेथेनोजन जीवाणु, वह मेथेन गैस का निर्माण भी करते हैं। तो सबसे पहला देखा कौन सा टैंक था, आपके स्लरी, यानी कि अगर हम बात करें इनलेट टैंक, यहाँ पर गोबर और जल को मिलाया जाता है। उसके बाद दूसरा टैंक आता है डाइजेस्टर टैंक, यहाँ पर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद जो आपके सरल पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, वह गैस होल्डर में चले जाते हैं। वहाँ पर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है और मेथेन का निर्माण भी किया जाता है। तो इस तरीके, और जो बनी वो गैस होल्डर डाइजेस्टर में निर्मित गैस निकलकर यहीं जमा होता है, इसके ऊपर से पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक ले जाया जाता है। जैसे पाइपलाइन डाल दी और इस पाइपलाइन के द्वारा गैस के चूल्हे तक या रसोई घर तक इस ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आउटलेट टैंक, इसमें स्लज एकत्रित होता है जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। एक और टैंक होता है आउटलेट टैंक, ये जो आवश्यक पदार्थ है वो तो इधर चले गए और जो अनावश्यक पदार्थ है इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से बायोगैस संयंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह क्वेश्चन या प्रश्न अच्छे से समझने में आ गया होगा।